आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। पिछली क्लास में हमने कैपेसिटर के जो चार्जिंग वाले सर्किट हैं उनके बारे में कुछ बातें की थी और मैंने एक पिछली क्लास में क्वेश्चन आप लोगों को दिया था चार्जिंग का। उस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आपको फिर से कहूँगा कि जो चार्जिंग वाला जो हमारा इक्वेशन था कि Q इक्वल टू क्यू स्टेडी बोलिए या Q मैक्स बोलिए, तो Q इक्वल टू क्यू मैक्स इंटू 1 माइनस सी की पावर टी बाई टाउ, ये आपको मालूम होना चाहिए। इसी तरह से जब चार्जिंग वाला सर्किट होता है उसमें चार्ज की ग्रोथ होती है, मतलब चार्ज इंक्रीज होता है और जो करंट होता है वो डिक्रीज होता है, करंट का डीके होता है। और उसी तरह से करंट का इक्वेशन आया था I इक्वल टू आई नॉट टी की पावर माइनस टी बाई टाउ। और जो मैक्सिमम करंट है वो t इक्वल टू 0 पर होता है जब कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए लगाया जाता है। तो स्टार्टिंग में जो करंट होता है कैपेसिटर वाली ब्रांच से वो मैक्सिमम होता है एंड वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाता है तो कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट 0 हो जाता है, जिसे स्टेडी स्टेट का सिचुएशन कहते हैं। और उस सिचुएशन में कैपेसिटर पे जो चार्ज होता है वो मैक्सिमम चार्ज होता है। तो आपको इस करंट का इक्वेशन मालूम होना चाहिए, I इक्वल टू आई मैक्स सी की पावर माइनस टी बाई टाउ। और इस आई मैक्स क्यू मैक्स और टाउ में एक रिलेशन था जो मैंने आपको बताया था कि आई मैक्स की जो वैल्यू होती है वो होता है क्यू मैक्स अपॉन टाउ। वो मैंने इक्वेशन सॉल्व करके आपको बताया था। ठीक, तो पिछली क्लास वाले क्वेश्चन को मैं दो तरह से आपको करके दिखाता हूं। एक तरीका बहुत लेंदी जाएगा आपको, लेकिन मैं करके दिखाऊंगा तो आप बोलेंगे सर ये तरीके से नहीं करना अपने को। तो जो मैंने दूसरा तरीका आपको बताया वो आपको बहुत फटाफट आंसर निकाल के दे देगा, तो आप बोलेंगे हाँ सर ये तरीका ठीक है। लेकिन मैं आपको सॉल्व करके दोनों तरीके दिखाता हूं। तो पहले दिखाता हूं लेंदी तरीका, नहीं तो शॉर्ट वाला पहले बता दूंगा तो उसमें आपको मजा ही नहीं आएगा। ठीक, तो समझिए, पहले आपको मैं लेंदी वाला मेथड बताता हूं, देखिएगा। तो कहानी ये है, क्योंकि देखिए जो लेंदी मेथड होते हैं ना ये जनरल मेथड होते हैं। वैसे वो भी इक्वेशन तो जनरल ही है, लेकिन मान लीजिए सर्किट में कुछ चेंजेस हो जाएं तो हो सकता है उस पर कोई दिक्कत आ जाए। वैसे जनरली अभी तक ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा गया जिसमें उस इक्वेशन को कोई दिक्कत आए। कौन सा? क्यू इक्वल टू क्यू मैक्स सी की 1 माइनस टी बाई टाउ और I इक्वल टू आई मैक्स सी की पावर माइनस टी बाई टाउ। लेकिन जो लेंथी मेथड दिस इज अ जनरल, आपको पता चलेगा कि ये क्यों जनरल है। मैं सॉल्व करके दिखाता हूं। तो जितना मुझे डायग्राम याद है कि एक रजिस्टर ऐसे था, यहाँ एक रजिस्टर था और एक रजिस्टर यहाँ था और यहाँ एक कैपेसिटर था और ये मेरा सर्किट था। होपफुली यही डायग्राम था जितना मुझे याद है। और ये थी बैटरी और ईच रेजिस्टेंस को मैंने R बोला था आपके लिए। मैंने इसमें दो चीजें भी पूछी थी कि t इक्वल टू 0 पे बैटरी मतलब t इक्वल टू 0 पे ईच ब्रांच में कितना करंट होगा और t इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी ईच ब्रांच में कितना करंट होगा। तो पहले इस वाले पार्ट को निपटा देते हैं, बहुत छोटा सा पार्ट है। तो t इक्वल टू 0 की अगर मैं बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे जो एक कैपेसिटर है ये 0 रेजिस्टेंस के वायर की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि कैपेसिटर हमारा अनचार्ज था और कैपेसिटेंस ही सवाल में दिया था। तो हमारा कैपेसिटर कैसा था? अनचार्ज था, तो ये एक 0 रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। तो अगर ये 0 रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा तो ये रेजिस्टेंस R और ये रेजिस्टेंस R दोनों किस में हो जाएंगे? पैरेलल में, और दोनों का पैरेलल में इक्विवेलेंट आएगा R/2 और R/2 और R दोनों हो जाएंगे सीरीज में, ये हो जाएगा 3R/2। मतलब इन दो पॉइंट के बीच में अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाए तो वो हो गया 3R/2। और ये मेरा बैटरी है जिसका EMF ही है। तो यहां से जो करंट फ्लो होगा बैटरी से वो करंट फ्लो होगा E अपॉन 3R/2। देखिए E अपॉन 3R/2, तो ये आया 2E अपॉन 3R। मतलब जो ये करंट फ्लो होगा ये होगा 2E अपॉन 3R। और जब ये करंट इस तरह से फ्लो होके आएगा तो आगे ये दो रास्तों में डिवाइड होगा, क्योंकि दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस बराबर है। क्योंकि दोनों रास्तों का रेजिस्टेंस बराबर है इसलिए इस रास्ते में भी करंट E/3R होगा और इस रास्ते में भी करंट E/3 होगा और दोनों से E/3R E/3R मिलके चला जाएगा। ये डायग्राम है t इक्वल टू 0 का जब स्विच को क्लोज किया गया था। हमेशा ऐसा नहीं होगा, हमेशा करंट 2E/3R नहीं होगा। वो तो आप जानते भी हैं कि जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो करंट्स बदलेंगे। ये कब का डायग्राम है? ये कब का सिचुएशन है? t इक्वल टू 0 का ये कहानी है। एंड वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब कैपेसिटर आपका फुल्ली चार्ज हो जाएगा, कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा, और जब कैपेसिटर की ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं होगा तो दिस बिहेव लाइक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस या फिर दिस बिहेव लाइक ओपन सर्किट। तो इस वाली ब्रांच में कोई करंट फ्लो होगा ही नहीं, तो जो भी करंट फ्लो होगा वो सिर्फ इस लूप में फ्लो होगा, ओनली इन दिस लूप। और इस लूप का रेजिस्टेंस कितना है? 2R। तो इस ब्रांच में जो करंट हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? E/2R।
ठीक। तो अभी अगर करंट की वैल्यू देखी जाए तो लगभग 0.666 ई बाई आर, और फिर हो जाए कितना ई बाई 2 आर, मतलब 0.5 आर। ठीक है, तो टी इक्वल टू इन्फिनिटी का सर्किट बना देता हूं मैं। ये तो रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, ये कैपेसिटर। आप चाहें तो इसको ऐसे ओपन सर्किट बना दिया करें, समझने के लिए थोड़ा ठीक रहता है ओपन सर्किट इस तरह से। और ये है आपकी बैटरी। तो देखिए इस वाली ब्रांच में तो कोई करंट होगा नहीं, दैट आई इज 0, क्योंकि ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो चुका है। तो अगर ये करंट 0 होगा तो मैं आपसे पूछूं कि इस रजिस्टर में कितना करंट फ्लो हो रहा है, आपका आंसर आएगा 0। बोले सर अगर इधर करंट होता तो वो आगे जाता, इधर करंट है ही नहीं इसलिए वो आगे जा भी नहीं था, इसलिए इस पूरी ब्रांच में करंट कितना हुआ 0। मतलब इस रजिस्टर में कितना करंट है 0। और अगर रजिस्टर में करंट 0 है तो उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, रजिस्टर का लेफ्ट एंड और रजिस्टर का राइट एंड, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा 0। ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस बराबर होता है I इंटू आर के। और अगर I 0 है तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। इसका मतलब यह हुआ कि इस वाले पॉइंट का और इस वाले पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस 0 आएगा। मतलब जितना पोटेंशियल यहां होगा उतना ही पोटेंशियल यहां होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक इन सभी का पोटेंशियल सेम होगा। ठीक है, ये मैंने क्यों बात की है उसका कारण है, समझाता हूं। अब आगे बढ़ते हैं। तो जो भी करंट फ्लो होगा वो इस लूप में करंट फ्लो होगा, इस लूप में। अब मुझे बताइए इस लूप में, ये तो एक सिंगल लूप है, वन लूप, वन बैटरी, टू रजिस्टर एंड ओनली वन लूप। मतलब इससे सिंपल सर्किट तो जिंदगी में हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट क्या आएगा बेटा 2R, और ये करंट कितना, ईएमएफ कितना E। तो सर्किट में जो करंट फ्लो होगा वो कितना होगा बेटा E बाई 2R। ये मैंने जो उस पॉइंट का पोटेंशियल मैंने क्यों सेम बोला था उसका कारण मैं बताता हूं। तो ये देखिए जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट का भी है, और जितना पोटेंशियल इस पॉइंट का है उतना ही पोटेंशियल यहां से यहां तक इन सभी पॉइंट्स का है, यहां से यहां तक इन सभी पॉइंट्स का है। तो मैं कह रहा हूं कि जितना पोटेंशियल का डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में आएगा उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस इन दो पॉइंट के बीच में भी आएगा, क्योंकि इसका पोटेंशियल इसके बराबर, इसका पोटेंशियल इसके बराबर है। और यहां पोटेंशियल डिफरेंस हम बहुत आसानी से लिख सकते हैं कितना, इस ब्रांच में फ्लो होने वाला करंट इनटू दिस रजिस्टर। और ये डायग्राम है t इक्वल टू इंफिनिटी का वेरी लॉन्ग टाइम लेटर, जिसको हम क्या बोलते हैं स्टेडी स्टेट। जिसको क्या बोलते हैं हम लोग बेटा स्टेडी स्टेट। तो इस वाले रजिस्टर के अगर पोटेंशियल डिफरेंस निकाला जाए तो करंट की वैल्यू है E अपॉन 2R, और इसको रजिस्टर से मल्टीप्लाई कर दिया R, तो पोटेंशियल डिफरेंस आया E बाई 2। मतलब जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, तब उस कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस किसके बराबर है, दैट E बाई 2। तो अगर कोई मेरे से ये पूछे कि उस कैपेसिटर पे इन्फिनिटी पे जो मैक्सिमम चार्ज आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा C इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, तो कितना आया CE बाई 2। दिस इज द मैक्सिमम चार्ज ऑन द कैपेसिटर। और इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में कोई मैक्सिमम करंट मुझसे पूछे तो मैक्सिमम करंट कब आएगा, जब इस सर्किट को चार्जिंग के लिए लगाया गया था, इस कैपेसिटर को चार्जिंग के लिए सर्किट में लगाया गया था, तब करंट मैक्सिमम आएगा। तो ये वाला जो करंट होगा I मैक्स, इसकी वैल्यू होगी E अपॉन 3R। ये तो वो वाला पार्ट था जो पहला पूछ लिया। अब मेन मुद्दा जो है वो है चार्ज की इक्वेशन लिखना टाइम t पे। तो पहले मैं लेंथी मेथड से जाऊंगा और बाद में मैं इससे शॉर्टकट मेथड से जाऊंगा। तो इसको आप लिख लीजिए, इसको मैं हटा देता हूं। हो सकता है पूरी क्लास में आज एक ही सवाल हो ये वाला, तो इसको आप लिख लीजिए। सॉल्व करते हैं, कोशिश करते हैं इसको जल्दी समझाएं आपको, लेकिन समझ लेना अच्छे से। ठीक है, ओके। देखिएगा ये बैटरी है, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये ब्रांच, ये रजिस्टर R, ये रजिस्टर R। और ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है C। ठीक,
आज सुनना, ये रजिस्टर आर, ये रजिस्टर आर और ये कैपेसिटेंस सी, और ये बैटरी का ईएमएफ ये बराबर है ई के। ठीक, अब सुनना मेरी बात। अब मैंने माना कि किसी समय पे इस कैपेसिटर वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है। मैं मान लेता हूं, लेट से इसको मान लेते हैं I1 मान लेते हैं, चलिए I1 मान लेते हैं, और मान लेते हैं इस वाली ब्रांच में करंट फ्लो हो रहा है I2। तो मान लो इधर से ऐसे I1 जा रहा है, इधर से ऐसे I2 जा रहा है, तो इधर से जो बैटरी के पास से करंट आ रहा होगा वो कितना आ रहा होगा, I1 प्लस I2। देखो ध्यान से, दिस इज जनरल KCL, किरचॉफ करंट लॉ, जंक्शन लॉ, कि भाई इधर से बैटरी से I1 प्लस I2 आ रहा है और ये डिस्ट्रीब्यूट होकर इस डायरेक्शन में चल के जा रहा है। और मैंने माना ये जो I1 I2 है ये किसी टाइम t के करंट हैं, और मैंने माना किसी टाइम t पे कैपेसिटर की इस वाली प्लेट पे चार्ज हो गया है प्लस क्यू और इस वाली प्लेट पे चार्ज है माइनस क्यू। प्लस क्यू और माइनस क्यू मैंने क्यों माना, क्योंकि कैपेसिटर मेरा चार्ज हो रहा है और ये जो मेरा करंट आ रहा है ये इस चार्ज को इंक्रीज कर रहा है, मतलब कैपेसिटर मेरा चार्ज हो रहा है। तो एक चीज मैं यहाँ क्लियरली लिख सकता हूँ, यहाँ लिख देते हैं कि जो dq अपॉन dt होगा ये I1 के बराबर है। dq अपॉन dt किसके बराबर बेटा, I1। अब हमें क्या करना है, हमें इक्वेशन फॉर्मुलेट करनी है, और जो हम इक्वेशन फॉर्मुलेट करेंगे वो इस तरह से हमें फॉर्मुलेट करती हैं कि पूरी इक्वेशन में q और I1 ही होना चाहिए, I2 नहीं होना चाहिए। तो कैसे फॉर्मुलेट करेंगे मैं सॉल्व करके दिखा रहा हूं। हमें लगाना पड़ेगा लूप लॉ। तो देखिए लूप लॉ यहां लगाना पड़ता है, ठीक है ना, तो इसमें लूप लॉ ही हमें लगाना पड़ता है क्योंकि मुझे I2 को एलिमिनेट करना होगा और I1 और Q में रिलेशन लाना होगा, जिससे क्या होगा, I1 और Q वाली इक्वेशन को मैं इंटीग्रेट कर पाऊंगा, बिकॉज I1 को मैं लिख दूंगा dq अपॉन dt और वो इक्वेशन इंटीग्रेट हो जाएगी। तो ऐसा करते हैं, लूप लॉ लगाने के लिए पहले ऐसा करते हैं, मैं इस डायरेक्शन में KVL लगाता हूं, किरचॉफ लूप लॉ, इस डायरेक्शन में ऐसे घूमूंगा। घूमने का सेंस आप अपनी मर्जी से डिसाइड कर सकते हैं, मैंने क्लॉकवाइज सेंस डिसाइड किया है, ये आपकी चॉइस होती है, आप कोई भी सेंस ले सकते हैं। और किसी भी एक पॉइंट से चालू करिए, मान लेते हैं मैं यहां से चालू करता हूं, तो यहां से मैं ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा, ऐसे जाऊंगा और यहां तक आ जाऊंगा, और टोटल पोटेंशियल ड्रॉप या फिर टोटल पोटेंशियल गेन क्या हो जाएगा, 0। तो जब मैं यहां से आते जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, पोटेंशियल ड्रॉप आएगा तो मैं लिखूंगा माइनस ऑफ I1, अगर घटेगा तो मैं उसे नेगेटिव लिखूंगा, प्लस यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा फिर पोटेंशियल में ड्रॉप आएगा, कितना आएगा, कैपेसिटर के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होता है Q बाई सी, और मैं हाई प्लेट से लो प्लेट जाऊंगा तो पोटेंशियल घटेगा, और जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा तो मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, तो प्लस लिखूंगा मैं, दिस इज I2 इंटू आर एंड दैट इज 0। अब मैं ये चाहता हूं इस इक्वेशन में जो है I2 फंसा ना, ये I2 नहीं होना चाहिए, तो क्या करिए, आप दूसरा इक्वेशन इस वाले लूप में लगा लीजिए। आप चाहे तो ये बिगर लूप में भी लगा सकते हैं और चाहे तो इस लूप में भी लगा सकते हैं, बात एक ही है। तो मैं इस वाले लूप में लगा देता हूं, और इसमें घूमने का सेंस में क्लॉकवाइज ले रहा हूं। अब आप ये मत बोलना सर क्लॉकवाइज क्यों ले रहे हो, अरे आप एंटी क्लॉकवाइज ले लो, सेम आंसर आएगा, कोई दिक्कत नहीं। जब मैंने बोल दिया ना कि सेंस आप कोई भी डिसाइड कर सकते हो, आपकी मर्जी है। अब मान लीजिए मैंने यहां से चलना चालू किया तो मैं यहां से यहां तक जाऊंगा, पोटेंशियल घटेगा, कितना घटेगा, माइनस ऑफ I1 प्लस I2, माइनस ऑफ I1 प्लस I2 इंटू आर, ये आगे फर्स्ट टर्म। जब मैं यहां से यहां तक गया फिर मैं जाऊंगा, फिर मेरा पोटेंशियल घटेगा, कितना, I2 इंटू आर घटेगा, इसलिए मैं उसको माइनस करके लूंगा, और सारी टर्म मुझे ऐड करनी है, बीच में मुझे प्लस ही लगाना है, ठीक। तो पहले पोटेंशियल घटा इसलिए माइनस लिया, फिर भी घटा माइनस लिया, लेकिन सारी टर्म मुझे क्या करते जानी है, ऐड करने जानी है। यहां से यहां तक पहुंचा, जब मैं यहां से यहां तक जाऊंगा मेरा पोटेंशियल बढ़ेगा, क्योंकि मैं ऐसे लूप में घूम रहा हूं, और कितना बढ़ेगा, E के बराबर, तो यहां लिखूंगा मैं प्लस ऑफ प्लस E एंड दैट इज 0। अब मैं क्या करूंगा, इस वाली इक्वेशन से I2 की वैल्यू निकाल के उस वाली इक्वेशन में पुट करूंगा, जिससे मेरा I2 एलिमिनेट हो जाएगा। तो इस वाली इक्वेशन को मैं फर्दर लिखता हूं, तो ये आया माइनस I1R माइनस I2R माइनस I2R, तो इसको लिखा जाएगा माइनस ऑफ I1R माइनस ऑफ 2I2R प्लस E इक्वल टू 0। तो यहां से आप I2 निकालिए और I2 को इस ऊपर वाली इक्वेशन में ले जाके पुट करिए। ऊपर वाली इक्वेशन कौन है, यह है माइनस ऑफ I1R माइनस ऑफ Q बाई सी प्लस I2R। तो यहां से I2R का क्या वैल्यू आएगा, तो देखिए ऐसा करिए, इस 2I2R वाली टर्म को इधर ले आइए, तो ये इधर क्या बचा, E माइनस I1R, और उसमें 2 का लाके डिवाइड लगा दीजिए, तो ये आया आपके पास E माइनस I1R डिवाइडेड बाई 2। ये किसका वैल्यू है, ये I2R का वैल्यू। कैसे, देखो फिर से बताता हूं, ये वाली टर्म को आप इधर ले आइए
और 2 का डिवाइड लगा दीजिए, तो क्या आया e माइनस आई वन आर बाई टू एंड दैट इज 0। जो हम चाहते थे वो हमें मिल गया। हमें क्या चाहिए था कि पूरी इक्वेशन में i2 नहीं होना चाहिए। अब जब इसको सॉल्व करिए फर्दर तो देखिए मैं आपको लिख के दिखाता हूं। ये आया e बाई टू माइनस क्यू बाई सी, ई बाई टू माइनस क्यू बाई टू और माइनस आई वन आर और माइनस आई वन बाई टू, तो ये हो जाएगा माइनस के 3/2 ऑफ आई वन आर एंड दैट इज 0। बस यही हमें चाहिए था। अब I1 को हम क्या लिखेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी, तो ये आया आपके पास e बाई टू माइनस क्यू बाई सी एंड दैट इक्वल टू 3/2 ऑफ r इंटू डी क्यू अपॉन डी टी। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, डी टी को उधर ले जाइए, डी क्यू को उधर ले जाइए, तो ये आया 2/3r इंटू डी टी इक्वल टू डी क्यू अपॉन ई बाई टू माइनस क्यू बाई सी। अब इसको इंटीग्रेट किया जाए। जब इसको हम इंटीग्रेट करेंगे, अब इक्वेशन देखिएगा, t इक्वल टू जब 0 था तो q की वैल्यू 0 हुआ करती थी, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं था। अब आगे आने वाले समय में आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल सकता है, वो ये बोलेगा कि स्टार्टिंग में कुछ इस पे चार्ज था, लेट्स से सम q नॉट, तो जब मैं t इक्वल टू 0 पे q को 0 नहीं पुट करूंगा, अगर उस पर कुछ चार्ज होगा तो, अगर q नॉट है तो मैं क्या पुट करूंगा, q नॉट पुट करूंगा। और किसी समय t पर मैंने मान लिया इस पे चार्ज हो गया, लेट्स से q, लेफ्ट साइड का इंटीग्रेशन देखिए कितना आएगा, ये आएगा 2t/3r और राइट साइड का इंटीग्रेशन देखिए क्या आएगा, डी क्यू अपॉन ई बाई टू माइनस क्यू बाई सी। तो इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो आएगा ln ऑफ ई बाई टू माइनस क्यू बाई सी, और q का जो मल्टीपल है वो कौन है, -1/c, तो इसमें हम -1/c पुट करेंगे, और मतलब -1/c का हम डिवाइड लगाएंगे, q की जो q का फैक्टर है वो कौन है, -1/c, और इसमें पुट करनी है हमको लिमिट। तो ये -1/c को आप लिमिट से बाहर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने -1/c को लिमिट से बाहर रख दिया और -1/c को मैं इधर भेज दूंगा और लिमिट पुट होगी। स्टार्टिंग में q का वैल्यू क्या था, 0, बाद में q का वैल्यू क्या हो गया, q। लिख लो इसको, ये लिख लो, मुझे इधर मिटाना पड़ेगा। देखो बेटा, तो एक इक्वेशन तो रखनी पड़ेगी ना I2। अच्छा देखो अब क्या करेंगे हम लोग, अब सुनना मेरी बात, जब मुझे I1 मिल जाएगा तो I1 को मैं यहां पुट करूंगा। जब मुझे कौन मिल जाएगा, I1 मिल जाएगा, इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करके पहले मुझे Q मिलेगा, Q को मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो I1 मिलेगा, तो बाद में चलो इस इक्वेशन को मैं साइड में लिख लेता हूं। ये इक्वेशन है मेरा माइनस ऑफ I1 इंटू आर माइनस ऑफ 2I2 इंटू आर प्लस E इक्वल टू 0। अब हटा दो, अब मैं आपको बता दूं, कोई दिक्कत नहीं। देखो कितना लेंदी लग रहा है आपको, दूसरे वाला एकदम बहुत आसान है, पहले इसको देख लेते हैं। लेकिन दिस इज जनरल, इसमें आप देखिए मैंने कोई भी ऐसी नई बात नहीं करी है जिसमें कुछ अजम्पशन मैंने लिया हो। केवीएल कंजर्वेटिव फील्ड के लिए हमेशा एप्लीकेबल, तो हमारे सारे केस कंजर्वेटिव फील्ड के हैं। केसीएल जंक्शन लॉ चार्ज कंजर्वेशन, दैट इज ऑलवेज एप्लीकेबल। तो इसमें मैंने कोई भी ऐसी स्पेशल केस नहीं लिया, मतलब दिस इज ए जनरलाइज मेथड। तो -1/c को इधर ले आएंगे तो ये कितना आएगा, -2t/3rc, और उधर जब हम वैल्यू पुट करेंगे तो आएगा ln ऑफ ई बाई टू माइनस क्यू बाई सी अपॉन ई बाई टू। पहले अपर लिमिट फिर लोअर लिमिट, और ln में आप जानते हैं कि ln a माइनस ln v। अब तो आप समझदार हो यार, 11th के बच्चे थोड़ी हो। ये किसके बाद होता है, ln a बाई b। अब ऐसा करिए, आप इसको सॉल्व करिए तो हम इसको लिखेंगे तो ये आएगा 1 माइनस क्यू अपॉन सी बाई टू दैट इक्वल टू ई की पावर माइनस 2t/3rc, और इसको इधर उधर मल्टीप्लाई करिए तो q का जो वैल्यू आया वो आया ce/2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस 2t/3rc। और 2t/3rc को मैं ऐसे नहीं लिखना चाहता, मैं कैसे लिखना चाहता हूं, मैं नीचे लिख के दिखाता हूं। q इक्वल टू मैं लिखना चाहता हूं ce/2 इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस t/3rc/2। ऐसा मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि दिस इज द टाउ, दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस कैपेसिटर, दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर चार्जिंग फॉर दिस कैपेसिटर। और टाइम कांस्टेंट की वैल्यू क्या है इस कैपेसिटर के लिए, इस सर्किट में, इस कैपेसिटर के लिए इस सर्किट में टाइम कांस्टेंट का वैल्यू है 3rc/2। तो टाउ, दिस इज द टाइम कांस्टेंट फॉर दिस कैपेसिटर, दैट इज 3rc/2। कभी कभार क्वेश्चन में सिर्फ टाइम कांस्टेंट पूछ लिया जाता है,
अगर मेरे पास Q आ गया, अब मुझे निकालना है I1, तो I1 कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करिए, तो ये तो हटा ही सकते हैं, ठीक। अब मैं आपको I1 निकाल के दिखाता हूं। तो dq अपॉन dt किसके बराबर था बेटा, I1 के बराबर था। तो dq अपॉन dt कैलकुलेट किया जाए, जो I1 के बराबर था, dq अपॉन dt, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, c/2 तो बाहर कांस्टेंट है, पड़ा रहेगा, 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, और इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, ये वाला इक्वेशन जो है, इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो होगा e की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc इंटू ई की पावर जो टी का कोफिशिएंट है कौन है, -2 अपॉन 3rc, उसका मल्टीप्लाई हमको करना पड़ेगा, ठीक। इसको एक अलग से रखिए, ये अलग है, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर। क्या आया, ये आया I1 इक्वल टू CE/2। अंदर का क्या क्या चीज है देखो, ये माइनस है, ये माइनस मिलके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc इंटू वो कौन है, 2 अपॉन 3rc। देखो c से c गया, 2 से 2 गया, तो कितना बचा, ये बचा e/3r। तो I1 का जो वैल्यू आया वो आया e अपॉन 3r इंटू ई की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc। दिस इज योर I1। इस I1 को ले जाके आप इस इक्वेशन में पुट करो, I1 को ले जाके जब आप इस इक्वेशन पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, I2। तो आप इस इक्वेशन पुट करिए तो I2 का वैल्यू क्या लिखा जाएगा कि 2I2 इंटू R किसके बराबर है बेटा, ये बराबर है E माइनस I1R के। तो यहां ले आके पुट कर दीजिए आप किसको, अच्छा I1 को यहां लाके पुट कर दीजिए, तो क्या आया, ये आया 2I2 इंटू R दैट इक्वल टू E माइनस, इसको लाके पुट करो यहां पे किसको, I1 को, तो क्या आया, I1 R से R कटेगा, ये आएगा E/3 ऑफ E की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc। तो यहां से आपको I2 अगर निकालना है तो I2 का जो वैल्यू आया वो आया E अपॉन, E को कॉमन ले लीजिए, E अपॉन 2R इंटू 1 माइनस 1/3 ऑफ E की पावर माइनस 2t अपॉन 3rc। ये I2 का इक्वेशन। तो आपको I2 पता चल गया, आपको I1 और I2 दोनों आपको टाइम के साथ पता चल गए, लेकिन मेथड थोड़ा लेंदी था। अब मैंने जो आपको मेथड सिखाया था या मैंने जो आपको शॉर्टकट बताया था, उस शॉर्टकट से इस सवाल को आपको करके दिखाता हूं, बहुत फटाफट हो जाएगा। तो देखिए इसको मैं हटा दूंगा, लिख लें आप सभी लोग, ठीक है। अब देखिए मैंने जो आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था कि जो हमारे चार्ज का इक्वेशन आया था वो उसको ध्यान रखिएगा। चार्ज का इक्वेशन क्या आया था हमारा, मैंने तोड़ा दिया, हाँ उधर लिखा हुआ है चार्ज का इक्वेशन, डिफरेंशिएट किया गया ना, तो वो 1 माइनस वो था, ठीक है। आपके पास तो कॉपी में लिखा हुआ है ना, चेक कर लेना, मुझे याद है। तो हमारा सर्किट आप याद करिए सबसे पहले, ये हमारा एक रजिस्टर R था, एक रजिस्टर R ये था अपना कैपेसिटर, यहां एक रजिस्टर R था और यहां अपनी थी बैटरी। यहां अपनी क्या थी, बैटरी। और इस कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो है C। ये R है, ये R है और ये R है, ये E। और हमारा क्वेश्चन ये था कि कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज था और स्विच को क्लोज करने के बाद इस कैपेसिटर पे हमें चार्ज का फंक्शन कैलकुलेट करना था। अगर ये चार्ज का फंक्शन मिल जाएगा तो ये I1 मिल जाएगा, और ये I1 मिल जाएगा तो अपना I2 भी मिल जाएगा। कैसे, सारी चीजें मैं लिख के दिखाता हूं नए सिरे से, देखिएगा। सबसे पहले मैं आता हूं इसके चार्ज की ग्रोथ पे। तो किसी भी कैपेसिटर की जब चार्ज की ग्रोथ होती है, जो कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होता है, नोटिस करें इनिशियली अनचार्ज होना बहुत जरूरी है। अगर इनिशियली अनचार्ज नहीं होगा तो ये इक्वेशन एप्लीकेबल नहीं होगी। ये इक्वेशन कब एप्लीकेबल होगी, जब कैपेसिटर इनिशियली अनचार्ज होगा। तो Q इक्वल टू Q मैक्स इंटू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। अब मुद्दा है इसमें Q मैक्स पुट कर दिया जाए और इसमें टाउ पुट किया जाए तो इस इक्वेशन का आंसर आ जाएगा। Q मैक्स की वैल्यू मैंने आपको कैलकुलेट करके दी थी, दैट इज CE/2। आप मैच कर सकते हैं CE/2। अब आपके पास इक्वेशन लिखा है, आप उसमें चेक कर सकते हैं, आगे का जो फैक्टर था वो CE/2 था। टाउ आपको निकालना है, तो टाउ मैंने आपको क्या बताया था, मैंने बोला था कि टाउ की जो वैल्यू होगी, मैंने बोला था कि Q मैक्स में अगर हम टाउ का डिवाइड लगाएंगे, Q मैक्स में अगर हम टाउ का डिवाइड लगाएंगे तो हमें I मैक्स मिलेगा। इसका मतलब हुआ कि Q मैक्स दैट इज CE/2 अपॉन I मैक्स।
आई मैक्स कितना था आपको याद है? इस वाली ब्रांच में जो मैक्सिमम करंट आया था t इक्वल टू 0 पे, वो आया था E/3R, मुझे याद है E/3R, तो यहां पुट कर दो E/3R, दैट इज टाउ। आई मैक्स का डिवाइड लगा, टाउ उधर चला गया, इसे ई चला गया, आर ऊपर जाएगा, 3 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो यह आया 3RC/2। तो क्यू का आंसर आपको एक लाइन में मिल गया, आपको उतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सीधा आप लिख सकते हैं कि क्यू किसके बराबर है, क्यू मैक्स 1 माइनस टी बाई टाउ, एंड दिस इज योर टाउ 3RC/2। और यहां पर आप चेक कर सकते हैं टाउ की वैल्यू किसके बराबर थी, 3RC/2। अब जैसे ही आपको Q मिलेगा, आप इस ब्रांच का करंट I1 लिख सकते हैं, कैसे, dQ/dt। और जैसे ही आपको I1 पता चल जाएगा, आप फिर से इसमें एक लूप लॉ लगा लीजिएगा I2 मान के, यहां से यहां तक, और उस लूप लॉ से आपको क्या मिल जाएगा, I2 मिल जाएगा। मतलब लूप लॉ तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन जो मेहनत की गई थी उस Q को इंटीग्रेट करके सॉल्व करने में, वो मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। टाउ के लिए एक दूसरा शॉर्टकट का तरीका और है। तो एक तो देखो ये मेथड कितने काम का है, एक तरीका और है कि जो मैं अगला तरीका बताने जा रहा हूं, ये सिर्फ तब एप्लीकेबल होगा जब सर्किट में ओनली 1 कैपेसिटर होगा। तो मैं इसको हटा देता हूं पहले। देखो बच्चों, तो जो मैं तरीका बताने जा रहा हूं कि मेन मुद्दा होता है आदमी टाउ कैलकुलेट करे, टाउ कैलकुलेट कैसे करे, क्योंकि क्यू मैक्स तो वो इंफिनिटी का सर्किट सॉल्व करके निकाल सकता है। तो टाउ कैसे निकाले, तो टाउ का तरीका क्या है कि टाइम कांस्टेंट की जो वैल्यू होती है वो होती है आर इक्वलेंट इंटू सी। अब आप बोलेंगे सर ये आर इक्वलेंट क्या है, तो आर इक्वलेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। आर इक्वलेंट क्या है, दिस इज द इक्वलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। मतलब इन पॉइंट के बीच में आप इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालिए। तो ये आर इक्विवेलेंट क्या है, दिस इज द इक्विवेलेंट सर्किट, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर। और जो ये मेथड है ये एप्लीकेबल है ओनली व्हेन applicable only when one capacitor in circuit ये से तब एप्लीकेबल होगा जब सर्किट में क्या होगा, ओनली 1 कैपेसिटर। तो आर इक्विवेलेंट कौन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द प्लेट ऑफ कैपेसिटर। तो जब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाला जाएगा तो अब क्वेश्चन आता है बैटरी का क्या किया जाएगा। तो जो बैटरी है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो रिप्लेस बैटरी by their internal resistance। जो आपको बैटरी है उसको उसके इंटरनल रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर देना है। तो आइडियल बैटरी है तो 0 रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर दीजिए, और रियल बैटरी है तो सम स्मॉल रेजिस्टेंस आर से रिप्लेस कर दीजिए। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चंस जो होंगे कि आपको चार्ज का इक्वेशन अगर लिखना पड़े टाइम के साथ, तो इस तरह से आप इनको लिख पाएंगे। अब मैं आपको इसमें एक चीज और बताता हूं, फिर मैं आपको डिस्चार्जिंग की तरफ लेकर चलूंगा कि जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो फिर उसकी इक्वेशंस कैसे लिखी जाती हैं। यह है चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर। तो देखो, देखो बच्चों, अब आपको चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में डिस्चार्जिंग अपने को इसके बाद लेना है। चार्जिंग ऑफ द कैपेसिटर में क्या कराना था मुझको, हाँ एक क्वेश्चन कराना था। अच्छा क्वेश्चन देखिए, मैं वही स्टैंडर्ड सर्किट लेता हूं, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सर्किट नहीं लेना है कि ये रेजिस्टेंस है आर और ये कैपेसिटेंस है सी, और वही कहानी है कि कैपेसिटर अनचार्ज था, रेजिस्टेंस आर है, बैटरी का ईएमएफ ही है, स्विच ओपन था, फिर स्विच हमें क्लोज करना है, और जैसे स्विच क्लोज करेंगे सर्किट में करंट फ्लो होना स्टार्ट होगा। अब एक बात बताओ, मैं अगर आपसे ये पूछूं कि जो हमारी ये बैटरी है, अगर मैं इस बैटरी के, अच्छा सुनिए,
आप कैपेसिटर की बात करते हैं, कैपेसिटर की, कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा U, किसी भी टाइम t पे कैपेसिटर में जो स्टोर्ड एनर्जी होगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ C V स्क्वायर। V कौन है? V इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर। तो V को मैं Q बाई C लिख सकता हूं, तो U को मैं लिख सकता हूं Q स्क्वायर अपॉन 2C, और Q कौन है? चार्ज ऑन द कैपेसिटर। दिस इज द स्टोर्ड एनर्जी इनसाइड द कैपेसिटर एट सम इंस्टेंट t, किसी इंस्टेंट t पर सर्किट में स्टोर्ड एनर्जी। जैसे जैसे समय बदलता जाता है इसकी स्टोर्ड एनर्जी बदलती जाती है। इसके अंदर एनर्जी स्टोरेज पहले अभी हम चार्जिंग की बात कर रहे हैं तो हमारा Q बढ़ता जाएगा, तो इसके अंदर स्टोर्ड एनर्जी बढ़ती जाएगी। लेकिन जब हम डिस्चार्जिंग की बात करेंगे तब हमारा चार्ज घटता जाएगा, स्टोर्ड एनर्जी घटती जाएगी। लेकिन अभी कौन है? चार्जिंग, Q बढ़ेगा, स्टोर्ड एनर्जी बढ़ेगी। तो अगर मैं du अपॉन dt की बात करूं, du अपॉन dt की अगर मैं आपसे बात करूं, du अपॉन dt इज द एनर्जी स्टोर्ड होने का रेट। तो ये कौन है? रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। ये रेट है, ये एनर्जी स्टोरेज नहीं है, ये एनर्जी स्टोरेज होने का रेट। ये आपका जमा पैसा नहीं है, आपके पैसा बढ़ने का रेट। तो जितना जैसे जैसे आप कमाएंगे वैसे वैसे आपका पैसा बढ़ेगा, तो ये पैसा बढ़ने का रेट है, ये स्टोरेज पैसा नहीं है, पैसा बढ़ने का रेट। तो du अपॉन dt ये कौन है? रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज इन कैपेसिटर, ये रेट ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर। और इसकी अगर मैं वैल्यू लिखूं, इसका अगर हम वैल्यू लिखें du अपॉन dt, तो du अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा आप इसको डिफरेंशिएट करिए, 1/2c कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा, और ये आ जाएगा q स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2q इंटू dq अपॉन dt। 2 से 2 कटेगा तो ये क्या आएगा? q बाई c इंटू dq अपॉन dt कौन है? करंट I। अब देखो मेरी बात सुनो, अगर इस q बाई c इंटू I की मैं बात करूं तो t इक्वल टू 0 पे इसकी वैल्यू 0 थी। बोलो कैसे? क्योंकि q 0 था। तो t इक्वल टू 0 पे रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज 0 था। क्यों 0 था? क्योंकि आपका q क्या था? 0। I तो मैक्सिमम था लेकिन q 0 था। और वेरी लॉन्ग टाइम लेटर जब मेरा कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, फिर से अगर इस चीज की मैं बात करूं, मेरा I 0 हो गया, Q तो मैक्सिमम है लेकिन I क्या हो गया? मेरा 0। इसका मतलब एनर्जी स्टोरेज का रेट स्टार्टिंग में 0 था और वेरी लॉन्ग टाइम लेटर भी ये 0 हो गया। तो अगर स्टार्टिंग में 0 था, वेरी लॉन्ग टाइम लेटर भी 0 था, तो कहीं ना कहीं बीच में कहीं ना कहीं एनर्जी स्टोरेज का रेट मैक्सिमम आया होगा, क्योंकि एनर्जी स्टोरेज का रेट बढ़ा होगा और फिर घटा होगा, क्योंकि अंत में कैपेसिटर के पास कुछ एनर्जी स्टोर्ड है। इसका मतलब उसमें एनर्जी स्टोर हुई है, तो एनर्जी स्टोरेज का रेट पहले बढ़ा होगा और फिर रेट घटा होगा, क्योंकि रेट ये रेट है, ये एनर्जी नहीं है। इसमें बच्चा कंफ्यूज होता है। स्टोर्ड एनर्जी अलग बात है और एनर्जी स्टोर्ड होने का रेट अलग बात है। आपके अकाउंट में जमा पैसा अलग बात है और जमा पैसा करने का रेट एक अलग बात है। ठीक है, तो आपके जो जमा आपका जो एनर्जी स्टोरेज का रेट है, दैट इज द रेट, बहुत इंपॉर्टेंट, रेट रेट रेट। मैं बार बार क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि पब्लिक बार बार पूछेगी, आप भी पूछोगे, देखना। तो इसलिए ध्यान से सुन लो, एनर्जी अलग चीज है और एनर्जी स्टोरेज का रेट अलग चीज है। तो ये जो रेट है ये पहले भी 0 था, ये बाद में भी 0 था। इसका मतलब ये रेट समय के साथ चेंज हुआ है और कभी ना कभी ये रेट मैक्सिमम आया होगा। और क्वेश्चन यही है, क्या क्वेश्चन है कि बताइए एनर्जी स्टोरेज का रेट मैक्सिमम कब था? सॉल्व करो आप लोग। एनर्जी स्टोरेज का रेट मैक्सिमम कब था? तो देखो मैं कैलकुलेट करके दिखाता हूं, सुनो बेटा सॉल्यूशन। तो पहले ऐसा करते हैं, इसको रेट ऑफ स्टोरेज ऑफ एनर्जी du अपॉन dt, इसका मैं पहले फंक्शन लिख देता हूं आपके लिए। q बाई सी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस, q 1 अपॉन सी। q का वैल्यू कितना आएगा? q का वैल्यू आएगा c इंटू 1 माइनस सी की पावर माइनस टी बाई टाउ। c इज द मैक्सिमम चार्ज और इंटू i इज द करंट। i कौन है? i इज द करंट, और i का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा? वो आएगा e बाई आर इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। ठीक, तो du अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा, du अपॉन dt का जो वैल्यू आएगा, c से c कट गया, ये आया आपके पास e स्क्वायर अपॉन आर
इंटू 1 माइनस टी बाई टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। रेट है, रेट, एनर्जी नहीं है, रेट। ठीक, अब एनर्जी स्टोरेज का रेट मैक्सिमम कब था? तो देखिएगा, इस कुल मिला के आपको इस चीज का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो जिस भी चीज का आपको मैक्सिमम वैल्यू निकालना होता है उसे आपको डिफरेंशिएट करना पड़ता है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट और करो और 0 पुट कर दो, वहां से आपको ये पता चलेगा कि ये चीज मैक्सिमम कब आएगी। मैं एक दूसरा तरीका इस्तेमाल करूंगा, मैं वो तरीका इस्तेमाल नहीं करूंगा क्योंकि ये एक पर्टिकुलर टाइप का फंक्शन है। तो इस टाइप के फंक्शंस के लिए देखो, जब भी कभी मैक्सिमम निकालना हो ना, और जब ऐसे लिखा हो कि 1 माइनस एक्स और इंटू एक्स, ऐसे वाले फंक्शन में AMGM लगा लिया करो। AMGM से काम थोड़ा आसान हो जाता है। तो देखिए, ओके, अब मुझे इस वाली चीज की मैक्सिमम वैल्यू चाहिए एंड दिस इज द रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज। और मैं 2 नंबर लेता हूं कि 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ। एक नंबर ये है, दिस इज 1 नंबर, दिस इज होल इज 1 नंबर एंड अनदर नंबर इज दिस एंड दे आर पॉजिटिव नंबर्स, दे आर पॉजिटिव नंबर्स। और पॉजिटिव नंबर्स में AMGM लगाते हैं, आप जानते हैं। तो इन दोनों नंबर का जब अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा तो इन दोनों को डिवाइड करके बाई 2 किया जाएगा एंड दैट AM अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू GM। इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जब इन दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, मैं लिख रहा हूं 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और इसकी पावर 1/2। दिस इज द अर्थमेटिक मीन। ई की पावर माइनस टी बाई टाउ से टी बाई टाउ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये वैल्यू क्या आया, ये आया 1/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ इंटू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ की पावर 1/2। दोनों तरफ स्क्वायर कर दीजिए, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो आप पाएंगे 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ, इसको मल्टीप्लाई कर देना ई की पावर माइनस टी बाई टाउ से, दिस इज लेस देन इक्वल टू 1/4। इसका मतलब यह हुआ कि जो ये वाली टर्म है, इस वाली टर्म का मैक्सिमम वैल्यू, इस वाली टर्म का मैक्सिमम वैल्यू किसके बराबर है, 1/4 के बराबर है, इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू। ठीक, तो आपको इस टर्म का ही तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था। यही टर्म तो आपकी समय के साथ बदल रही है, आपको इस टर्म का ही तो मैक्सिमम वैल्यू चाहिए था। तो इस टर्म का मैक्सिमम वैल्यू कितना आ रहा है, 1/4। इसका मतलब रेट ऑफ एनर्जी स्टोरेज du/dt का जो मैक्सिमम वैल्यू आएगा वो किसके बराबर आएगा बेटा, E²/4R। और ये किस समय पर आएगा, तो आप जानते हैं कि जब AMGM के बराबर होता है, ये तभी होता है जब वो नंबर इक्वल होते हैं। AMGM के बराबर कब होता है, जब वो नंबर्स इक्वल होते हैं। तो मैंने AMGM के बराबर किया है, मतलब ये जो AMGM जिन नंबर्स का लिखा गया है वो नंबर्स कैसे हैं, बराबर हैं। इसका मतलब 1 माइनस ई की पावर माइनस टी बाई टाउ बराबर है ई की पावर माइनस टी बाई टाउ के। मैंने कोई नई बात नहीं बोली है। अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बराबर कब होते हैं, ये है ज्योमेट्रिक मीन और ये है अर्थमेटिक मीन। मैंने इस ज्योमेट्रिक, मतलब ये ज्योमेट्रिक मीन का स्क्वायर है और ये अर्थमेटिक मीन का स्क्वायर है। ये दोनों बराबर कब होते हैं, तो आपको सिखाया जाता है कि ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है, इधर इधर ये इक्वलिटी तब होल्ड करती है जब ये नंबर्स बराबर होते हैं। तो ये नंबर्स को मैंने बराबर लिख दिया, क्यों, क्योंकि मैंने इक्वलिटी को होल्ड कराया है। इसकी वैल्यू मैंने क्या यूज करी है, 1/4, मतलब मैंने इक्वलिटी को होल्ड कराया है। यहां पे अब आ जाइए, तो ये आएगा आपके पास, इसको इधर ले जाइए, 2 का डिवाइड लगाइए, दैट इक्वल टू ई की पावर माइनस टी बाई टाउ और दोनों तरफ ln ले दीजिए। तो ये क्या आया, ये आया ln2 इक्वल टू टी बाई टाउ। तो टी का जो वैल्यू आया वो आया टाउ ln2। मतलब एनर्जी स्टोरेज का रेट सबसे मैक्सिमम जो आया होगा वो कब आया होगा, टी इक्वल टू टाउ ln2 पे आया होगा। ठीक है बेटा, तो देखिए इस तरह से क्वेश्चन से सॉल्व किए जाते हैं। अब जो डिस्चार्जिंग वाला सर्किट है वो मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसे पढ़ें, समझें, HCB के क्वेश्चन सॉल्व करें और होपफुली ऑफलाइन चालू होगा तो मैं आप सबका होमवर्क चेक करूंगा। तो आपका होमवर्क होना चाहिए और अगर होमवर्क नहीं हुआ तो पेरेंट्स को बुला के बात की जाएगी और जो भी होमवर्क है, और क्लास में बैठने नहीं दिया जाएगा, क्लास में खड़ा रखा जाएगा। तो इसलिए होमवर्क पूरा कर लें। मैं ज्यादा नहीं कहता, जो सीट मैंने दी है उसका एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3, बस इतना। एक्सरसाइज 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपको करना ही होगा क्योंकि आप तैयारी कर रहे हैं। तो घर वालों को मूर्ख ना बनाएं, ईमानदारी से मेहनत करें। ऐसा नहीं है कि सब बच्चे ये काम करते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा माहौल में इस तरह से डल जाते हैं कि होमवर्क नहीं करते, तो जो एक गलत बात है।
तो होमवर्क जरूर करें, मैं होमवर्क चेक करूंगा 1 और 3। मैं ये नहीं कहता कि बहुत ज्यादा होमवर्क आपका होना चाहिए, पर एटलीस्ट एक्सरसाइज 1 और 3 तो होना चाहिए। जिस चीज के लिए आपने यहां पैसे दिए हैं, जिसके लिए आप यहां पढ़ने आते हो, वो काम तो एटलीस्ट होना चाहिए। तो एक्सरसाइज 1 और एक्सरसाइज 3 किसका? इलेक्ट्रोस्टैटिक, ग्रेविटेशन, कैपेसिटर और करंट अभी चल रहा है अपना, तो कैपेसिटर तक। तो अपना इनका एक्सरसाइज 1 और 3 कंप्लीट आपका होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।